नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ेंगे जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे। जी हाँ, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स बदलते रहते हैं, लेकिन आजकल जो परीक्षा का ट्रेंड है उसमें करंट अफेयर्स पर बेस्ड करके ऐसे स्टैटिक फैक्ट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिर आज कुछ अगर महत्वपूर्ण होता है तो कल को इतिहास बन जाता है। जैसे आप जानते हैं, हम जिस कोविड एरा से गुजर रहे हैं इसको हमेशा याद रखा जाएगा, इतिहास बन जाएगा। तो क्या ये करंट अफेयर्स है? अभी के लिए करंट अफेयर्स है, लेकिन बात के लिए तो ये स्टैटिक फैक्ट्स बन गया। तो वैसे ही ये श्रृंखला शुरू हो रही है जिसमें जनवरी 2020 से लेकर जब तक भी लॉकडाउन है तब तक स्टैटिक फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैटिक फैक्ट्स है, इंडियन गर्ल सुचेता सतीश विंस ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020। यानी चाइल्ड प्रोडिगी क्या होता है? देखिए, कोई यदि बच्चा बहुत ज़्यादा तेज हो, उसमें प्रतिभा जो है, विलक्षण प्रतिभा जिसको बोलते हैं ना, कि ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा से संपन्न युक्त व्यक्ति है, तो जो विलक्षण प्रतिभा से संपन्न युक्त जो बच्चा होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। तो इंडियन गर्ल को चुना गया है चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 ईयर 2020 के लिए। उसका नाम है सुचेता सतीश। WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया। ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खासकर नर्सेस और मिडवाइफ का जो योगदान है खासकर कोविड एरा में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि किसी एग्ज़ाम में आप जैसे NTPC का एग्ज़ाम भी मेंस होगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2020 से इन सवालों को डाला जाए, क्योंकि देखा गया था कि PT में तो 2018 से भी सवाल थे। और ऐसे भी इन सब स्टैटिक फैक्ट्स को, जो कि स्टैटिक हो गए, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स थे, हिस्से थे, स्टैटिक हो गए यानी कभी नहीं बदलेंगे, उनको जानना ज़रूरी है। तो WHO ने ईयर 2020 को, ये ध्यान रखना है किसने, WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। एंटार्क्टिका हाईएस्ट पीक विंसन मासिफ। देखिए, किसी वजह से एंटार्क्टिका जो था चर्चा में आ गया था जनवरी में। एक्चुअली एक भारतीय ने चढ़ाई की थी उस पर, लेकिन अब उस भारतीय का नाम उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं, 1 साल 1.5 साल पुराना ये न्यूज़ हो चुका है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक फैक्ट आपसे शेयर करना है कि एंटार्क्टिका हाईएस्ट पीक विंसन मासिफ है। UN डिक्लेयर्स मलाला यूसुफजई मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड। ये भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे जब US आज के डेट में, अगर मैं अभी की बात करूं, जो मई 2021 चल रहा है, तो हमने ये सुना कि अफ़गानिस्तान से जैसे ही US फोर्सेस वापस लौट रही थी, वहाँ पर स्कूल में एक शिफ्ट में, कई शिफ्ट चलता था, उसमें जहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी वहाँ पर तालिबान समर्थित या समर्थित ना भी हो, लेकिन किसी आतंकवादी ने, क्योंकि इसका किसी ने वो लिया नहीं जिम्मेदारी, तो आतंकवादियों ने कितने ही गर्ल्स बम ब्लास्ट कर दिया उस स्कूल में और कितनी ही गर्ल्स मारी गई। तो आखिर जो मलाला यूसुफजई है उसको भी तो गोली मारा गया था। तो उन जैसे लोग जो इतने कट्टर हैं, पुरातन पंथी है, रूढ़िवादी हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं, उनको सबक तभी मिलेगा जब उन बच्चियों को रिकग्निशन मिलेगा। इसलिए मलाला यूसुफजई को UN ने रिकग्निशन दिया और इसलिए पूरे डिकेड के लिए उसको मोस्ट फेमस टीनेजर घोषित किया कि चलो आतंकवादी, तुम जिन लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ हो, तुम जितना उन्हें दबाओगे हम उतना वहाँ उठाएंगे। ये मुंह पर तमाचा है और मिलना भी चाहिए। फिर है न्यूट्रल प्रोनाउन दे वोटेड वर्ड ऑफ द डिकेड। आप जानते हैं नाउन प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी स्थान, समय, व्यक्ति विशेष, किसी को अगर नाम देते हैं तो नाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मोहन बाजार जाता है तो ये नाउन हो गया। लेकिन अब बार बार मोहन के बारे में बात करना है कि मोहन बाजार जाना जाता है, मोहन सब्जी लाता है, मोहन घर आता है, तो बार बार मोहन बोलना तो सही नहीं है। तो उसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मोहन की जगह कहीं बोल देंगे ही, किसी तीसरे पक्ष के लिए बोल देंगे दे। तो न्यूट्रल प्रोनाउन जो दे है ना, उसको वर्ड ऑफ द डिकेड घोषित किया गया। डिकेड मतलब 10 साल को एक डिकेड बोलते हैं। भुवनेश्वर टू होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कई बार सवाल पूछा गया कि खेलो इंडिया पहली बार कब शुरू हुआ। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को पहला एडिशन को होस्ट करने वाला कौन है? भुवनेश्वर। इंडिया रशिया टू साइन MOU ऑन AK-203 असॉल्ट राइफल टू रिप्लेस इंसास। इंसास का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स इसको बोलते हैं। पहले ये स्मॉल आर्म्स
और लार्ज आर्म्स होते हैं। अब जब तोप टैंक बोलिएगा उसको तो स्मॉल आर्म्स बोलिएगा नहीं, हाथ में लेकर राइफल चला रहे हो वो स्मॉल आर्म्स होगा। तो ये इंसास बहुत प्रयोग होता था इंडियन मिलिट्री में। 2019 तक तो बहुत ही प्रयोग हो रहा है। जो लोग एनसीसी की ट्रेनिंग करते होंगे उन्होंने भी चलाया होगा, लेकिन अब चूँकि टेक्निक बदल रही है और इंसास उतना मारक क्षमता नहीं था, उतना लीथल नहीं था, पर मिनट उतना राउंड फायर नहीं कर सकता था जितना कि AK-203 असॉल्ट राइफल मार कर सकता है। तो जिस तरह से पहले एम्बेसडर था ना, अब चेंज हो गया। पहले लोग चलाते थे, स्कूटर चलाते थे या मोपेड चलाते थे, आज भी चलाते हैं, लेकिन आज वो नए टेक्नोलॉजी में बाइक या स्कूटी के रूप में आ गया। ठीक उसी तरह से इंसास राइफल को चेंज किया गया। अब उसकी जगह रशिया के समर्थन के साथ बनाया जाएगा AK-203। इंसास एक फैमिली है जिसमें कई तरह के राइफल आते हैं। ठीक उसी तरह से AK-203 भी एक फैमिली का हिस्सा है जिसको क्लासनिकोव राइफल्स बोलते हैं, जिसमें AK-47, AK-56, AK-203 आता है। तो कुल मिला के बात यही है, आपको इंसास की जानकारी हो गई। इंडियन आर्मी में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब इसकी जगह रिप्लेस किया जाएगा इंडिया और रसिया दोनों के द्वारा बना हुआ AK-203 असॉल्ट राइफल, जो यूपी में बनाया जाएगा। अब चलाकर इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका टू बी इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब। आप जानते हैं इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। तो उसी कर्नाटका में अब ट्रेनिंग हब बनाया गया एस्ट्रोनॉट के लिए, वो चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में चलाकरे में। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है अक्सर, इसरो से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नसीम अल बहर। ये नवल एक्सरसाइज है जो जनवरी में हुआ था, 2020 में हुआ था। तो नसीम अल बहर किन दो देशों के बीच में नवल एक्सरसाइज है? इंडिया और ओमान के बीच में। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ओमान की राजधानी है मस्कट और इसकी करेंसी है रियाल। फिर है कर्म योद्धा ग्रंथ, किस महापुरुष के जिंदगी पर लिखा हुआ किताब है? तो वो महापुरुष है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडियन रेलवे इंस्टॉल IP बेस्ड वीडियो सर्विलांस सिस्टम एट स्टेशन। मतलब इंडियन रेलवे जो भी स्टेशंस हैं जहाँ पर लगाया जा चुका है या लगाया जा रहा है, वहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगाया जाएगा। उससे सर्विलांस सिस्टम का मतलब क्या है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, वो सब चीज़ को सर्विलांस पे ले जाके देखा जाता है। अब यहाँ खास बात क्या, IP बेस्ड। जैसे हम कुछ बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को? कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी समझते हैं। लेकिन क्या यही किसी ऐसे व्यक्ति को जो रसियन है या जो एकदम तमिल है या एकदम मराठी है, उसे हिंदी आती नहीं, उसे समझ में नहीं आता, तो समझ पाएगा नहीं? तो मेरे इस वीडियो को देख पाने का एक शर्त है, एक नियम है। वो नियम क्या है कि आपको हिंदी जानना चाहिए। ठीक उसी तरह से इंटरनेट भी कई प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड काम करता है। कोई OSI मॉडल होता है, कोई IP मॉडल होता है, TCP/IP मॉडल होता है। तो यहाँ जिस मॉडल पे, जिस इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल पर बेस्ड करके इंडियन रेलवे ये वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगा रहा है, उसको IP बोलते हैं। IP का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब नियम। क्या नियम है? कम्युनिकेशन के लिए नियम, कि कोई दो सिस्टम कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RBI अलाउज वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस VCIP फॉर KYC। आपसे पूछ सकता है VCIP क्या होता है? वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अब जानते हैं कोविड एरा में सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब KYC मतलब नो योर कस्टमर होता है। अब आप खाता खुलाइएगा, अब तो बैंक वाले आपको कैसे जानेंगे? आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो आपसे आधार कार्ड मांगेंगे। वो KYC का एक मीडियम हो सकता है, लेकिन कोई आधार कार्ड नहीं देना चाहे तब तो वीडियो बेस्ड, तो RBI ने अलाउ कर दिया कि आप कस्टमर को जानना चाहते हैं तो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इस्तेमाल करके आप उसका KYC कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशन बाय 2021। देखिए विक्रांत एक इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी जो अपने ही देश में बना हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा जहाज होता है जिसमें एयरक्राफ्ट्स, या समझ लीजिए कि प्लेन उतर सकते हैं और वहाँ से लैंड भी कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, किसी को अटैक कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि समुद्र भी तो मीलों मीलों फैला हुआ है। अब उतना मीलों फैला हुआ है तो स्थल से कोई जहाज जाके मारेगा दुश्मन को तो टाइम लग जाएगा। इसलिए ये ऐसे कैरियर होते हैं, मतलब ऐसे जहाज होते हैं जो एयरक्राफ्ट को अपने साथ रखे रहते हैं कि चलो भाई तुम उसी समय उड़ जाओ। तो वही विक्रांत नाम है जो कि 2021 में कमीशन होगा। खास बात क्या है कि इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिजिनस है, जो भारत के द्वारा खुद बनाया जाएगा।
ऐसा पहला है, क्योंकि अभी तक भारत जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो सेकंड हैंड या थर्ड हैंड है। भारत ने खुद अभी तक नहीं बनाया है, रसिया से मांगा था भाई। और भारत को अगर दो फ्रंट में लड़ाई करना है, आप जानते हैं एक पाकिस्तान एक चाइना, तो उसको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी है, उसको तो पूरी करनी होगी। इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह गेट्स बीसीसीआई पॉली उमरिगर अवार्ड, 15 जनवरी आर्मी डे। ठीक है, ये स्टैटिक फैक्ट हुए। अब 15 जनवरी को ही आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? किसी चीज़ को याद करना है तो उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि 15 जनवरी आप जानते हैं कि 1947 से पहले या 1947 तक जो इंडियन आर्मी थी वो तो ब्रिटिश, इंडियन आर्मी क्या कही है, वो ब्रिटिश की आर्मी हुई थी जो काम कर रही थी। जब बंटवारा हुआ तो आर्मी का ही बंटवारा हुआ, कुछ रेजिमेंट्स पाकिस्तान में गए, कुछ रेजिमेंट्स इंडिया में गए। तो 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा होंगे, जिनको बाद में फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई। तो हम बोल सकते हैं कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा, लेकिन उस समय लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा थे। वो फ्रांसिस बुचर जो उस समय के लास्ट ब्रिटिश आर्मी जनरल थे, उनसे टेक ओवर कर लिया। यानी कि अब आर्मी जो थी 15 जनवरी 1949 के बाद वो किसी भारतीय जनरल KM करियप्पा के अंडर में थी। तो आपसे ये भी सवाल पूछा सकता है कि सबसे लास्ट ब्रिटिशर जो इंडियन आर्मी का जनरल था कौन था? तो फ्रांसिस बुचर आप बोल सकते हैं। अब ये आखिरी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 नंबर 1 रिस्क किया है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट ही बनेगा, अभी जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले सेशन में जनवरी के इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो ये सवाल आपके लिए है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 निकला था, यानी कि ऐसा ग्लोबली तौर पे सबसे बड़ा रिस्क क्या है? जैसे कि एक आम आदमी के लाइफ में रिस्क होता है कि समय रहते पढ़ाई नहीं करेगा तो उम्र निकल जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी। समय रहते स्टेशन में नहीं जाएगा तो हो सकता है कि ट्रेन छूट जाए। समय रहते वैक्सीनेशन नहीं लगाएगा तो हो सकता है कोरोना के चपेट में आ जाए। तो ये सब रिस्क होते हैं। तो कोई ऐसा रिस्क भी तो होगा जो ग्लोबली सबसे नंबर 1 रिस्क होगा। कई रिस्क हो सकते हैं। जब ये रिपोर्ट्स आते हैं इनको ध्यान से पढ़िए। रिपोर्ट्स आम आदमी ध्यान से पढ़ता नहीं है, लेकिन ये जो बनाए जाते हैं कई विशेषज्ञ द्वारा बनाए जाते हैं। और इनका अब जैसे कोरोना वायरस 2020 में किसे पता था कि इंडिया में आएगा? वुहान लॉकडाउन हो गया, वुहान लॉकडाउन हो गया, हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आज हम लोग गुजर रहे हैं ना, तो दुनिया में कहीं भी आग लगेगी तो उससे आपको मतलब रखना पड़ेगा, यदि आप जिम्मेदार और पढ़े लिखे आदमी हैं तब। और नहीं मतलब रखिएगा तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा निपट जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बात पर मैं सवाल छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे बड़ा रिस्क क्या है, या आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रिस्क ग्लोबली क्या होता है? बिना सर्च किए आप डालिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।